नमस्कार दोस्तों। बीपीएससी प्रीवियस की इस सेशन में तथा ज्ञान परीक्षा यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज जो है 69वीं बीपीएससी का प्रीवियस क्वेश्चन का डिस्कशन हम कराने जा रहे हैं और इससे हमें पता चलेगा कि बीपीएससी के द्वारा क्वेश्चन जो है कहाँ से पिकअप किया जाता है और क्वेश्चन का पैटर्न क्या होता है, ये जानना बहुत ज़रूरी होती है। तो चलिए हम लोग जो है एक एक करके क्वेश्चनों का हम लोग डिस्कशन देखते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन जो आपको है कि लोगों को पता नहीं था, तो देखिए ये घोड़ा जो है सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को पता नहीं था। अगला क्वेश्चन चलने का निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो बाबर ने भारत के आगमन के कारण, तो देखिए कहने का मतलब बाबर का जब भारत में आगमन हुआ था 1526 पानीपत युद्ध के दौरान, तो वो क्या क्या चीज भारत में लाए थे। तो देखिए उपमहाद्वीप में भारत का आगमन, तो ये भारत का आगमन जो है बहुत पहले हो गया था, ये नहीं है। क्षेत्र में वास्तुकला में मेहराब और गुम्बद का परिचय, ये जो है सल्तनत काल में ही शुरू हो गया था 1206 से ही, तो ये भी नहीं है। हाँ, बाबर के द्वारा जो है तैमूरिड वंश का स्थापना किया गया था, ये सही है। युद्ध में तोपों का शुरुआत किया गया था, ये भी सही है। तो इस आधार पर इसका राइट आंसर हो जाएगा 3 और 4। आगे हम लोग चलते हैं। कह रहा है निम्नलिखित में से किस बंदरगाह को मुगल के दौरान बाबुल का मक्का कहा जाता था। तो ये देखिए सूरत बंदरगाह को जो है बाबुल का मक्का कहा जाता था। और अगला क्वेश्चन है अष्टप्रधान मंत्रिपरिषद विशेषता थी। तो ये देखिए मराठा साम्राज्य का जो है ये विशेषता था। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, मराठा प्रशासन। और अगर शासक का नाम पूछेगा तो आपका हो जाएगा शिवाजी हो जाएगा। इसके अलावा अगर कुछ नोट करना चाहते हैं तो एक्स्ट्रा नोट कर सकते हैं, जैसे अष्टदिग्गज कृष्णदेव राय के दरबार में था, अष्टछाप विठलनाथ के दरबार में था। अगर प्राचीन काल में अगर पूछेगा नवरत्न तो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य द्वितीय हो जाएगा। अगर मध्यकालीन भारत में पूछेगा नवरत्न तो अकबर हो जाएगा। ठीक, आगे हम लोग चलते हैं। अगर इसमें चोल प्रशासन से पूछा जाए तो चोल प्रशासन में जो है स्थानीय स्वशासन इसकी प्रमुख विशेषता थी। ठीक, आगे हम लोग चलते हैं 5 नंबर में। 5 नंबर में कह रहा है कि बोधिसत्व पद्म पदम पानी की पेंटिंग स्थित है। बोधिसत्व पदम पानी की पेंटिंग स्थित है। तो ये देखिए अजंता की गुफा में, अजंता की गुफा जो है महाराष्ट्र में है। ठीक, और एलोरा की गुफा भी जो महाराष्ट्र में है। आगे हम लोग चलते हैं 6 नंबर में। 6 नंबर में कह रहा है आपको कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो देखिए फाहियान एक चीनी यात्री था, यहाँ तक सही है। जो हर्ष के शासनकाल के दौरान भारत आया था, नहीं। फाहियान जो आया था ये चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया था, चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में ये आया था। और वेनसोंग एक चीनी बौद्ध भिक्षु थे जो चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया था, नहीं, ये हर्षवर्धन के समय में आया था। ठीक, दोनों को रिवर्स कर दिया है। इस प्रकार से देखिए दोनों कथन मेरा ना तो 1 ना तो 2, मतलब दोनों कथन जो है गलत है। इसमें कह रहा कौन सा कथन सही है, तो इनमें से कोई कथन इसमें सही नहीं है। आंसर हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन है 7 नंबर का मिलान करने के लिए। तो देखिए चरक एक क्या थे, चिकित्सक थे। तो देखिए चिकित्सक कहाँ मिल रहा है, तो एक आपका हो जाएगा 2। ब्रह्मगुप्त एक गणितज्ञ थे, तो ब्रह्मगुप्त के लिए हो जाएगा ये 1। और बरामहीर जो थे ये आपके जो है खगोल विद्या में पारंगत थे, तो इसका हो जाएगा बरामहीर का हो जाएगा ज्योतिष। और विशाख दत्त जो है ये जो है लेखक थे, नाटककार थे, तो इसका आंसर हो जाएगा 3। अब इस तरह से मिलान कर लीजिएगा। ए का हो गया 2, बी का हो गया 1, सी का हो गया 4 और डी का हो गया 3। आगे हम लोग चलते हैं अगला क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है कि इनमें से किसने भारत में फारसी त्यौहार नेरोज की शुरुआत किया था। नेरोज कहिए या नवरोज कहिए, दोनों एक ही चीज है। तो देखिए नवरोज त्यौहार का जो शुरुआत किया था बलबन के द्वारा किया गया था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। इसका राइट आंसर हो जाएगा, राइट आंसर होगा इसका सी। चलिए आगे हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि नाथपंथियों के द्वारा नाथपंथी सिद्धों और योगियों ने भक्ति धर्म को किस क्षेत्र में लोकप्रिय बनाया था। तो ये उत्तर भारत में सबसे ज्यादा लोकप्रिय बनाया गया था, इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन हम लोग चलते हैं 10 नंबर पे। 10 नंबर का रहा है कि बुध के 1854 के प्रेषण के संबंध में, मतलब बुध डिस्कस 1854 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कह रहा है इसने उच्च अध्ययन के लिए शिक्षा का माध्यम जो अंग्रेजी को सिफारिश किया था, सही है। महिला शिक्षा और व्यावसायिक प्रशिक्षण पर जोर दिया था, ये भी सही, मतलब दोनों कथन इसका सही है। इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या, सी नंबर। तो यहाँ पे देखिए बुध डिस्कस जो आया था लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में आया था। किसके शासनकाल में, लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में। आगे हम लोग चलते हैं 11 नंबर। कह रहा मैथिली भाषा का विकास निम्नलिखित में किसके शासनकाल के दौरान हुआ था। तो देखिए ये जो है मिथिला का एक राजवंश था कर्नाट, इसके द्वारा हुआ था। इसकी स्थापना जो हुई थी 1097 में हुआ था
कर्नाटक की स्थापना कब हुआ था? 1097 में, और इसके संस्थापक जो थे नान्यदेव थे। क्या थे? नान्यदेव थे। ठीक, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर। अगला क्वेश्चन है, प्रारंभिक वैदिक काल के दौरान कौन सा शहर प्राचीन मगध साम्राज्य की राजधानी था? तो देखिए राजगीर जो है प्राचीन मगध की राजधानी था, इसका राइट आंसर हो जाएगा ये। बाद में इसकी राजधानी जो है पाटना मतलब पाटलिपुत्र बना था। अगला क्वेश्चन हम लोग चलते हैं 13 नंबर में, कह रहा वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो 1878 में आया था, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो 1878 में आया था, इसके संबंध में कह रहा निम्नलिखित में से कौन कथन सत्य है? तो ये लॉर्ड लीटन के द्वारा अधिनियमित किया गया था, सही है। इसे गैगिंग अधिनियम कहा गया था, ये भी सही है। और इस अधिनियम को लॉर्ड रिपन के द्वारा निरस्त किया गया था। तो देखिए सही बात है कि लॉर्ड रिपन के द्वारा 1881 में इसका क्या किया गया था? निरस्त किया गया था। तो इसमें राइट आंसर 1, 2, 3 तीनों है। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर। आगे हम लोग चलते हैं 14 नंबर में। 14 नंबर का रहा कि लॉर्ड मेयो के 1870 के संकल्प के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो देखिए लॉर्ड मेयो के द्वारा जो 1870 में संकल्प लाया गया था, इसके संबंध में जो है निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? तो देखिए 1 नंबर, केंद्रीय और प्रांत के लिए जो है वित्त का विभाजन किया था, सही है। प्रांतीय सरकार को कुछ सेवाओं में प्रशासित करने का अधिकार दिया गया था, ये भी सही है। इसने मौजूदा असमानता को सुधारने का प्रयास किया, ये भी सही है। इसने प्रांतों की वास्तविक आवश्यकताओं पर ध्यान केंद्रित किया था। तो कहने का मतलब इसमें जो है मोटा मोटी चारों स्टेटमेंट इसका जो है सही है, इसलिए राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर। क्या हो जाएगा? राइट आंसर डी नंबर। चलिए आगे हम लोग चलते हैं 15 नंबर पे। 15 नंबर कह रहा है कि राजनीति की प्रारंभिक पुस्तक नीति सार किसके द्वारा लिखा गया था? नीति सार किसके द्वारा लिखा गया था? तो ये कामंदक के द्वारा लिखा गया था, राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। 16 नंबर में कह रहा है फतवात ए आलमगिरी किसके द्वारा लिखा गया था? देखिए फतवात ए आलमगिरी जो है ईश्वरदास नागर के द्वारा लिखा गया था, राइट आंसर ये हो जाएगा। और जबकि फतवा ए आलमगिरी पूछेगा तो ये औरंगजेब के द्वारा लिखा गया था। फतवा ए आलमगिरी पूछेगा तो ये औरंगजेब के द्वारा लिखा गया था। अगला क्वेश्चन हम लोग चल रहे हैं। अगला क्वेश्चन है कि चीनी स्रोत के अनुसार श्रीलंका के शासक मेघवर्मन ने गया में बौद्ध धर्म मंदिर बनाने की अनुमति के लिए निम्नलिखित में से किस गुप्त राजा के पास एक मिशनरी को भेजा था? तो ये देखिए समुद्रगुप्त के पास मिशनरी को भेजा था, इसलिए राइट आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन हम लोग चल रहे हैं। 1857 के विद्रोह की विफलता के निम्नलिखित में से कौन से कारण थे? तो देखिए 1857 का विद्रोह जो हुआ था ये लॉर्ड कैनिंग के समय में हुआ था। तब इस पर हम लोग को विचार करना है। करार अंग्रेजों की सैन्य श्रेष्ठता, मतलब अंग्रेज के पास जो है श्रेष्ठ सैनिक था, ये सही है। विद्रोहियों के पास जो है एकीकृत कार्यक्रम और विचारधारा का अभाव था, ये भी सही है। समाज के सभी वर्गों से समर्थन का अभाव था। तो देखिए इसमें जो है राजबाड़ा लोग जो है, शिक्षित वर्ग लोग जो है इसमें सपोर्ट नहीं किया था। ये तो कहने का मतलब इसका कथन जो है 1, 2, 3 ये तीनों सही है। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर। अगला हम लोग चलते हैं 19 नंबर में। तो देखिए 19 नंबर में एक्चुअली है क्या कि क्वेश्चन का डेट पहले से प्रिंट कर दिया, जबकि इसको अरेंज करना था। तो होम रूल लीग आंदोलन, तो ये 1918 गलत प्रिंट है, ये 1916 हो जाएगा। अब सूरत विभाजन जो है 1907 सही है। खैरा सत्याग्रह 1918 सही है। मार्लो मिंटो सुधार अधिनियम 1909 सही है। अब इसका क्योंकि ये डेट एक्चुअल में होना नहीं चाहिए था, केवल नाम होना चाहिए, इसके आधार पर इसको अरेंज करना था कि निम्नलिखित में से सही कालानुक्रम को सजाइए। तो देखिए इसमें सही का कालानुक्रम को हम लोग अरेंज करेंगे। तो इसमें सबसे पहले जो है 1907 2 नंबर आ जाएगा। तो 2 नंबर देखिए आपका बी और डी में 2 आएगा, 2 के बाद फिर 4 आएगा, 2 के बाद फिर 4 आ गया। उसके बाद फिर आपका जो है ये 1918 एक्चुअल में नहीं है, 1916 है। तो उसके बाद 1 आ जाएगा। उसके बाद लास्ट में आपका क्या आएगा? 1918 3 आएगा। तो इसका राइट आंसर बन जाएगा बी। आगे हम लोग चलते हैं 20 नंबर में। कहा कि लॉर्ड लीटन निम्नलिखित में से किससे संबंधित नहीं है? तो देखिए लॉर्ड लीटन के समय में एस्टेटी कमीशन आया था, शस्त्र अधिनियम आया था, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट भी आया था, जबकि इल्बर्ट बिल जो है लॉर्ड रिपन के समय में आया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन है बक्सर की लड़ाई के बाद किस संधि पर हस्ताक्षर हुआ था? तो देखिए बक्सर की लड़ाई के बाद जो है 2 संधि हुआ था, इलाहाबाद में ही 2 संधि हुई थी। ठीक, एक मुगल शासक के साथ हुआ था, एक अवध के नवाब के साथ हुआ था। तो ये देखिए बक्सर लड़ाई के बाद किस संधि पर हस्ताक्षर हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इलाहाबाद की संधि। किस पे? इलाहाबाद की संधि। और इलाहाबाद की संधि कब हुई थी? 1765 में हुआ था। कब हुआ था? 1765 में। अब इसमें डेट हम लोग जान जाते हैं। बेसिन की संधि जो है 1802 में हुआ था। और किसके बीच हुआ था? तो ये आप नोट कर लीजिए, पेशवा बाजीराव द्वितीय और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच हुआ था। सुगौली की संधि जो 1816 में हुआ था।
सुगौली की संधि 1816 में हुआ था। ये जो है नेपाल और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच हुआ था। और सालबाई की संधि जो है 1782 में हुआ था। सालबाई की संधि जो है 1782 में हुआ था। ये जो है प्रथम आपका आंग्ल मराठा युद्ध था। तो ये सालबाई की संधि है 1782 में। तो इस प्रकार से देखिए जो क्वेश्चन का आंसर था वो क्लियर हो गया कि इलाहाबाद की संधि इसका राइट आंसर होगा। बाकी एक्स्ट्रा पॉइंट भी है उसको आप नोट कर लीजिए। अगला क्वेश्चन 22 नंबर है। 22 नंबर का रहा है डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष पटना में अपना शाखा खोला था। तो देखिए ये बहुत बार क्वेश्चन रिपीट करके पूछा गया है। तो ये 1632 में जो है डच ईस्ट इंडिया कंपनी पटना में अपना कारखाना खोला था। ठीक, आगे हम लोग चलते हैं 23 नंबर में। निम्नलिखित में से किस आंदोलन में महात्मा गांधी ने भूख हड़ताल किया था। तो देखिए अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन जो 1918 में हुआ था, इसमें जो पहली बार भूख हड़ताल किए थे। ठीक, उसके बाद असहयोग आंदोलन 1920 में हुआ था। बारदोली सत्याग्रह 1928 में हुआ था। उसके बाद रॉलेट एक्ट ये 1919 में आया था। आगे हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन 24 नंबर पे। 24 नंबर का रहा है निम्नलिखित सूची को मिलान कीजिए। तो देखिए इसमें मिलान कीजिएगा तो भारत सेवक समाज 1905 में आया था। भारत सेवक समाज की स्थापना जो 1905 में किया गया था, ये किया गया था गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा। ठीक, कहाँ किया गया था? तो काशी में किया गया था। तत्वबोधिनी सभा का स्थापना जो है देवेंद्रनाथ टैगोर के साथ द्वारा किया गया था। कब किया गया था? तो ये 1839 में किया गया था। और आत्मीय सभा का स्थापना जो है राजा राम मोहन राय ने किया था। कब किया था? तो 1815 में किया था। कब किया था? 1815 में। इस तरह से इसका राइट आंसर आप मिलान कर लीजिएगा तो ये हो जाता है ए का 2। ए का 2 हो गया। उसके बाद बी का 1, ए का 2 बी का 1। इस प्रकार से इसका राइट आंसर ए हो जाता है। आगे हम लोग चलते हैं 25 नंबर में। 25 नंबर का रहा है अंबाबाई एक स्वतंत्रता सेनानी भारत के किस राज्य से था। तो ये देखिए कर्नाटक राज्य से संबंधित थी। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन है सुरक्षा बल सिद्धांत के आधार पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना ब्रिटिश सरकार को खतरा से बचाने के लिए थी। यह कथन किसके द्वारा दिया गया था? तो ये लाला लाजपत राय के द्वारा दिया गया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। ठीक, आगे हम लोग चलते हैं। अब यहाँ से देखिए इंडियन एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी स्टार्ट हो रहा है। यहाँ से हम लोग इस क्वेश्चन को देखेंगे। तो देखिए इससे आपको पता चल गया होगा कि मॉडर्न हिस्ट्री का रोल जो है, मतलब हिस्ट्री का रोल जो है यहाँ पे 26 है। और आगे जब हम बढ़ेंगे तो बिहार का हिस्ट्री भी होगा। तो मतलब हिस्ट्री का रोल मोटा मोटी जो है बीपीएससी में कितना है? 40 क्वेश्चन का रहता है। मोटा मोटी अगर देखिएगा तो एवरेज 40 क्वेश्चन जो है पूछ ही दिया जाता है। तो हिस्ट्री का काफ़ी रोल है। आगे हम लोग चलते हैं ज्योग्राफी में। ज्योग्राफी में देखिए सारा क्वेश्चन तो ब्रह्मांड में पल्सर क्या है। तो देखिए घूमते हुए न्यूट्रॉन तारा को जो है ये पल्सर कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर। अगला क्वेश्चन है लगातार नई परत जोड़ने वाली प्रक्रिया निम्नलिखित में कौन सी है। तो देखिए समुद्र तल का फैलाव जो है ये नई परत जोड़ने की प्रक्रिया होती थी। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर। राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 29 नंबर करा भूपटल के टुकड़े मेंटल में गति द्वारा निरंतर धीमी गति से प्रवाहित होते हैं। इस सिद्धांत को क्या कहा जाता है? तो देखिए ये सिद्धांत को प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत को ही ये कहा जाता है। आगे हम लोग चलते हैं अगला क्वेश्चन पे। 30 नंबर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट करा कि सतह के हिसाब से विक्टोरिया झील दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी मीठी पानी की झील है। तीसरी नहीं है, ये दूसरी है। तीसरी नहीं, ये क्या है? दूसरी है। यह अफ्रीका के महान झीलों में से एक है। तो ये राइट आंसर हो गया, ये गलत है। उसके बाद इसकी सीमा जो है 4 देशों तंजानिया, युगांडा, रवांडा और केनिया से लगती। नहीं, इसका जो है तंजानिया, युगांडा और केनिया से लगता है, जबकि रवांडा से इसका बॉर्डर नहीं लगता। तो ये भी कथन मेरा क्या हो गया? गलत हो गया। उसके बाद कह रहा विक्टोरिया झील से निकलने वाली एकमात्र नदी नील नदी है। ये सही बात है। इसका ये भी स्टेटमेंट सही है। तो देखिए 2 स्टेटमेंट सही हो गया, एक 2 नंबर, एक 4 नंबर स्टेटमेंट सही है। तो आपसे मगर यहाँ पूछ रहा है क्या कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। तो गलत बताना है। तो देखिए कथन 1 और कथन 3 इसका गलत है। तो कथन 1 और 3 गलत है, जिसका मतलब राइट आंसर हो जाएगा डी। आगे हम लोग चलते हैं 31 नंबर पे। 31 नंबर में कह रहा है हीट वेव के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो देखिए हीट वेव, तो देखिए मैदानी क्षेत्र का अधिकतम तापमान कम से कम 30 डिग्री सेल्सियस या इससे अधिक पहुंच जाता है तो उसे हीट वेव माना जाता है। नहीं, मैदानी क्षेत्र में जो है मैक्सिमम टेम्परेचर जो है ये 40 डिग्री डिफाइन किया गया। 40 डिग्री या इससे अधिक पहुंचता है तब जाकर उसे हीट वेव की दर्जा दिया जाता है। तो पहला स्टेटमेंट गलत है। दूसरा में चलते हैं यदि किसी पहाड़ी क्षेत्र का अधिकतम तापमान कम से कम 40 डिग्री, तो नहीं, पहाड़ी क्षेत्र में जो होना चाहिए 30 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। 30 डिग्री सेल्सियस या इससे अधिक पहुंचता है
तब उसे हीट वेव की दर्जा दिया जाता है। तो इसमें देखिए कथन दो भी इसका गलत है, तो मतलब इसमें ना तो एक सही है ना तो दो सही है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर। आगे हम लोग चलते हैं 32 नंबर में। देखिए ये डॉल्फिन के संबंध में है, तो देखिए डॉल्फिन के संबंध में अभी लेटेस्ट जी के आ रहा है कि डॉल्फिन रिसर्च सेंटर भारत का पहला कहाँ है, तो ये पटना में है, दूसरा कहाँ है तो भागलपुर में है, ठीक। तो देखिए कह रहा है गैंगेटिक डॉल्फिन, गैंगेटिक मतलब होता है विशाल डॉल्फिन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो कह रहा कि गंगा नदी की डॉल्फिन को IUCN एक संस्था है जिसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, ICUN की रेड लिस्ट के तहत इसे लुप्त प्राय जीव में वर्गीकृत किया गया। तो सही बात है, ये डॉल्फिन को जो है लुप्त प्राय जीव की श्रेणी में इसको वर्गीकृत किया गया है। उसके बाद इसे कोई क्रिस्टलीय लेंस, मतलब इसके पास एक्चुअल में कोई आंख नहीं होती है, ठीक ना, इसलिए इसको प्रभावी रूप से कोई अंधा नहीं बना सकता है, ठीक। ये भी दो भी सही है। यह इकोलेशन का उपयोग करके आगे बढ़ती है और शिकार करती है, बात सही है। इकोलेशन मतलब ये जब चलता है तो पानी की सतह से टकराहट जब इसके कान तक पहुंचती है तो उससे ये आगे बढ़ता है, ठीक। तो ये 3 नंबर भी सही है। और इसे भारत के राष्ट्रपति जलीय जीव के रूप में मान्यता दिया, ये भी बात सही कि इसे जो है राष्ट्रीय जलीय जीव के रूप में इसे मान्यता दिया गया। तो ये जलीय जीव के रूप में मान्यता इसको जो है 2009 में दिया गया। तो देखिए इसमें चारों का चारों स्टेटमेंट सही है, तो ये राइट आंसर हो जाएगा डी। अगला हम लोग चलते हैं 33 नंबर में। 33 नंबर में कह रहा है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो देखिए कह रहा निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। तो घाना के तट पर सोने का समृद्ध प्लेसर जमा पाए जाते हैं जिसकी ब्राजील में सोने की सिराएं पाई जाती है, तो ये सही है। किसी समय ये महाद्वीपीय अटलांटिक तट के साथ एक साथ संयुक्त थे, तो मतलब ए सही है और उसका रीजन आर भी सही है, तो मतलब हो जाएगा ए आर दोनों सही है, आर ए का सही व्याख्या, मतलब राइट आंसर हो जाएगा। आगे हम लोग चलते हैं 34 नंबर में। 34 नंबर देखिए बिहार के ज्योग्राफी से संबंधित है। करा धारवाड़ चट्टान, तो धारवाड़ चट्टान जो है देखिए ये सबसे बिहार का सबसे पुराना चट्टान है, ठीक। तो कहने का धारवाड़ चट्टान जो है सबसे पुराना आर्कियन रॉक सिस्टम है, इसका हो जाएगा 3 नंबर से मिलान। करा विंध्याचल चट्टान, तो देखिए विंध्याचल चट्टान में जो है आपको बलवा पत्थर, चूना पत्थर ये सब मिलता है, तो इसका देखिए मिलान हो जाएगा, बलवा पत्थर, चूना पत्थर, डोलोमाइट ये सब मिलता है विंध्याचल में, ठीक। उसके बाद क्वाटनरी चट्टान, तो ये क्वाटनरी चट्टान जो है ये जो है पश्चिमी चंपारण में विशेष रूप से पाया जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2। क्वाटनरी चट्टान पश्चिमी चंपारण के जिले में पाई जाती है, ठीक। और तिरछेक चट्टान प्रणाली जो है हिमालय का गिरिपाद क्षेत्र में पाया जाता है, ठीक। तो देखिए ये हो जाएगा आपका डी का 1 हो जाएगा। हिमालय और प्रायद्वीपीय नदी द्वारा मिट्टी आदि तीव्र के जमाव से निर्मित होती है, ठीक। आगे हम लोग चलते हैं, तो इस तरह से मिलान कर दिए हैं। तो फाइनली एक बार हम देख लेते हैं। धारवाड़ चट्टान ये बिहार का जो है सबसे पुराना आर्कियन रॉक सिस्टम है। उसके बाद विंध्याचल विंध्यन चट्टान प्रणाली में, तो इसमें देखिए बलवा पत्थर, चूना पत्थर, डोलोमाइट, क्वार्ट्ज, सेल इत्यादि सब का इसमें पाया जाता है। उसके बाद क्वाटनरी ये जो है पश्चिमी चंपारण में पाया जाता है, और तिरछेक चट्टान में जो है हिमालय और प्रायद्वीपीय नदी द्वारा लाया जाता है, ठीक। आगे हम लोग बढ़ते हैं, इस तरह से इसका कूट मिलान कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए 35 नंबर ये जो क्वेश्चन है हमको लगता है कि अभी लगातार इधर मतलब 69वीं 68वीं 67वीं में लगता है कि ये 2-3 बार क्वेश्चन रिपीट कर दिया, ठीक ना। तो देखिए कह रहा कौन सी समुद्री जैव विविधता के दृष्टिकोण से दुनिया का सबसे समृद्ध क्षेत्र है जिसमें ज्वार नद मुक्त समुद्र तट, निकट तटीय पर्यावरण के जंगल, समुद्री घास, इसमें सबसे खास बात जो है देखिए इसको छांटने के लिए, इसको पकड़ने के लिए परवाल एटॉल यहाँ पाया जाता है, ठीक। परवाल भित्तियाँ, नमक, दलदल और मैंग्रोव के साथ 21 द्वीप पाए जाते हैं। तो ये देखिए आपका मन्नार का खाड़ी है, मन्नार की खाड़ी है, यही इसी में जो है परवाल भित्ति पाई जाती है, ठीक। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर। अगला क्वेश्चन हम लोग 36 नंबर पे चल रहे हैं। 36 नंबर का रहा है 90 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थित थिम्पू भूटान का स्थानीय समय निर्धारित कीजिए जो ग्रीन बीच में, जब ग्रीन बीच में दोपहर का 12 बज रहा है। तो देखिए पूर्वी देशांतर का मतलब ये होता है कि आप जो है ग्रीन बीच से क्या है आगे चल रहे हैं, ठीक है। कहाँ चल रहे हैं, आगे चल रहे हैं। अब यहाँ पर देखिए कि एक देशांतर में जो होता है कितना होता है, 4 मिनट होता है, कितना होता है, 4 मिनट होता है। तो 90 देशांतर में कितना हो जाएगा, तो 90 देशांतर में 90 गुना 4 कीजिएगा तो हो जाएगा 360 मिनट, और इसको 60 से जब भाग लगा दीजिएगा तो हो जाएगा कितना, 6 घंटा। मतलब 12 बजे जब दोपहर बज रहा होगा तो उससे हमको 6 घंटा आगे जाना, तो 6 घंटा जब आगे जाइएगा तो उस समय शाम का 6 बज रहा होगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा। 37 नंबर में कह रहा है देखिए
निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो करा धारवार चट्टान जो है प्राकृतिक गैस पाई जाती नहीं। देखिए धारवार चट्टान जो आग्नेय चट्टान होता है तो इसमें प्राकृतिक गैस नहीं पाई जाती है, ठीक ना। प्राकृतिक गैस जो है आबसादी चट्टानों में पाया जाता है। पहला स्टेटमेंट गलत है। अभ्रक कोडरमा पाया जाता है, सही है। हड़प्पा श्रृंखला हीरो के लिए प्रसिद्ध है, गलत है। पेट्रोलियम का भंडार जो है अरावली पहाड़ी में मिलता है, नहीं, ये भी गलत है। तो इसका राइट आंसर केवल हो जाएगा बी नंबर, ठीक। आगे हम लोग चलते हैं करा की 38 नंबर में, ग्लोब पर 1 डिग्री अंतराल पर खींची गई अक्षांश रेखा कितनी होती है? तो देखिए अक्षांश रेखा कह रहा है, तो जब इस अक्षांश की बात जब कीजिएगा, ये मान लेते हैं पृथ्वी है, इसके बीचों बीच जो केंद्र से जाता है इसको 0 डिग्री अक्षांश कहा जाता है, और उसके बाद एक एक के अंतराल पर इस तरह से खींचा जाता है। तो देखिए बीच में जब खींचा जाता है ये, तो इधर जो आपका हो जाता है, इधर भी 89 खींचाता है, इधर भी 89 खींचाता है, और ये बीच में जो 0 डिग्री जिसको हम लोग विषुवत रेखा बोलते हैं, ठीक ना, ये 0 डिग्री हो गया। अब इसको जोड़ लीजिए, 89 प्लस 89 और प्लस 1, जब इसको जोड़िएगा तो हो जाएगा 9 9 18, 19, 8 8 16, 117, मतलब कुल मिला के कितनी अक्षांश रेखाएं हो जाएगी? 179 हो जाएगी, ठीक। आगे हम लोग चलते हैं 39 नंबर में करा कि कोसी मैदान समुद्र तल से औसत ऊंचाई है। तो देखिए कोसी मैदान का औसत समुद्र तल से ऊंचाई जो है 30 मीटर है, इसको याद कर लीजिए। अगला क्वेश्चन करा किस पठार पर जो है कर्क रेखा और भारतीय मानक से रेखा एक दूसरे को काटती है? तो देखिए ये बगेलखंड के पठार पर काटती है। कहाँ काटती है? बघेलखंड के पठार पर काटती है। यहाँ पे अब हम आपको बताते चले, कर्क रेखा जो है भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। कर्क रेखा जो है भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। इसका ट्रिक है मी, गु, राम, प, छतरी, झा, इस तरह से याद कीजिएगा। मिजोरम, पचहत्तरी झा, एक बार बोलना है मिजोरम, पचहत्तरी झा। मी से मिजोरम, गु से गुजरात, र से राजस्थान, म से मध्य प्रदेश, प से पश्चिम बंगाल, छ से छत्तीसगढ़, ती से त्रिपुरा, झा से झारखंड, ठीक। इस तरह से 8 राज्य से गुजरता है। और यहाँ पे एक और हम आपको ठीक बताते चलते हैं, उसको भी देख लेते हैं। भारत का मानक समय जो कि आपका 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है, ये भारत के 5 राज्य से गुजरते हैं। कितने राज्य से गुजरते हैं? 5 राज्य से। इसका ट्रिक जो है आप याद कर सकते हैं, उमा सीओ, उमा सीओ। उ से उत्तराखंड याद कीजिए, एम से मध्य प्रदेश, उ से उत्तराखंड याद कीजिए, एम से मध्य प्रदेश, ए से आंध्र प्रदेश, सी से छत्तीसगढ़, ओ से ओडिशा। इस तरह से याद कीजिएगा तो ये आपका मानक समय का भी ट्रिक याद आ जाएगा, ठीक। आगे हम लोग चलते हैं 41 नंबर में करा उत्तराखंड का कौन सा जिला तिब्बत से नहीं लगता? तो देखिए अल्मोड़ा जो है ये आपका तिब्बत से नहीं लगता है। अगला क्वेश्चन, अल नीनो कहाँ प्रभावित होती है? तो देखिए अल नीनो जो आपका प्रशांत महासागर में प्रभावित होती है, इसका राइट आंसर हो जाएगा जी। आगे हम लोग चलते हैं 43 नंबर में। देखिए यहाँ से आपका पॉलिटी स्टार्ट हो गया है, तो पॉलिटी को हम लोग देखते हैं। भारतीय संविधान में नीति निर्देशक सिद्धांत की अवधारणा किस देश से लिया गया था? देखिए ये आयरलैंड से लिया गया है, और इसका जिक्र जो है भारतीय संविधान के भाग 4 में है। कहाँ से कहाँ तक है? तो ये जो है आपका 36 से, अनुच्छेद 36 से लेके कहाँ तक है? 51 तक है, ठीक। चलिए आगे हम लोग चलते हैं। सिक्किम जो है भारत संघ का पूर्ण राज्य कब बना था? तो देखिए सिक्किम जो भारत संघ का पूर्ण राज्य 1975 में बना था। किस संविधान संशोधन के द्वारा? 36वें संविधान संशोधन के द्वारा, ठीक। आगे हम लोग चलते हैं 45 नंबर में। 45 नंबर में कह रहा है कि कॉलोजियम प्रणाली, देखिए कॉलोजियम प्रणाली जो है ये कोर्ट से संबंधित है, ये सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में लागू होती है। कह कॉलोजियम प्रणाली के बारे में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए, ठीक। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो देखिए सुप्रीम कोर्ट कॉलोजियम के 5 सदस्यीय निकाय हैं, जिसकी अध्यक्षता भारत के मौजूदा मुख्य न्यायाधीश जो भी वाई चंद्रचूड़ हैं करते हैं, और उसे उस समय इस न्यायालय में कार्यरत 4 अन्य वरिष्ठ न्यायाधीश शामिल होते हैं। तो सही बात है, कॉलोजियम प्रणाली में जो है 5 मेंबर होते हैं। तो कहने का मतलब इसका पहला स्टेटमेंट जो आपका सही है। पहला स्टेटमेंट क्या है? सही है। दूसरा स्टेटमेंट देखते हैं, कह रहा संसद ने विधि द्वारा कॉलोजियम प्रणाली को आरंभ किया था, नहीं, ये जो है सुप्रीम कोर्ट की अपनी देन है। उसके बाद आगे हम लोग चलते हैं। करा उच्चतम न्यायालय उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का नियुक्ति कॉलोजियम प्रणाली के माध्यम से की जाती है, सही है। उसके बाद करा कॉलोजियम प्रणाली की शुरुआत 1993 में न्यायाधीश PN भगवती के ऐतिहासिक फर्स्ट जज मामले के उपलक्ष्य में दिया है।
देखिए कॉलोनियल प्रणाली की शुरुआत 1993 में हुआ था, लेकिन पीएन भगवती की देन है, ये गलत है। ठीक, तो ये भी स्टेटमेंट आपका क्या गलत। अब देखिए आपको इसमें चुनने के लिए कह रहा है निम्नलिखित में कौन कथन सही है। तो देखिए इसका पहला स्टेटमेंट सही है और तीसरा स्टेटमेंट सही है, तो मतलब 1 और 3 इसका सही आंसर होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 और 3 बी नंबर। चलिए आगे हम लोग चलते हैं। 42वें संविधान संशोधन पर विचार करना है। करा भारतीय संविधान के 42वें संविधान संशोधन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो सबसे पहले बता दें कि 42वां संविधान संशोधन जो है 1976 में हुआ था। इसे भारतीय संविधान का जो है मतलब इसका संशोधन इतना व्यापक था कि इसे लघु संविधान का दर्जा दिया गया है। ठीक, आगे हम लोग इसमें चलते हैं। इसमें कह रहा है इसने प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े थे, तो सही है। समाजवाद, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़ा था, पहला स्टेटमेंट सही है। इसने संविधान में 8 मौलिक कर्तव्य जोड़े थे, नहीं। इसने संविधान में जो है 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े थे। सरदार स्वर्ण सिंह समिति का अनुशंसा पे 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े थे, और जो कि वर्तमान में भी एक बढ़ने के बाद जो है कितना हो गया है, 11 हो गया है। कितना हो गया, 11 हो गया है। ठीक, अब कह रहा है इसने नए निदेशक सिद्धांत जोड़े, यानी 39 से 43 से 47, नहीं। ये 47 से तो पहले से है, जो कि क्या कहते हैं, शराबबंदी को लागू करता है, तो ये गड़बड़ है। देखिए इसमें 39 से 43 से ये सब जोड़ा गया था, मगर 47 नहीं जोड़ा गया था, तो ये गड़बड़ है। करा इसके द्वारा राष्ट्रपति को चुनाव आयोग के परामर्श से राज्य विधानसभा मंडलों के सदस्यों को अयोग्य घोषित करने का अधिकार प्रदान किया गया था, ये सही है। तो मतलब इसमें जो है फर्स्ट एंड फोर्थ सही है। तो इसमें देखिए आपको चुनना क्या था, गलत। ये भी ध्यान देना है कि चुनना क्या है, सही कथन चुनना है कि गलत कथन चुनना है। इसमें करा हमको गलत कथन चुनने के लिए, तो गलत कथन इसमें 2 और 3 है, तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर। आगे चलते हैं 47 नंबर में। 47 नंबर कह रहा है किसी समुदाय को अनुसूचित जनजाति के रूप में घोषित करने का आवश्यक विशिष्टताएं हैं। तो देखिए उसमें आदिम प्राचीन लक्षण होना चाहिए, सही है। उसका स्पेशल संस्कृति होना चाहिए, सही है। बड़े पैमाने पर समुदाय के साथ संपर्क में शर्म, मतलब आदिवासी लोग जो है जनरली किसी से संपर्क करने में क्या कहता है, शर्म हया रहती है उसके अंदर। ठीक, तो ये भी सही है। और उसका क्षेत्र जो है पिछड़ापन और भौगोलिक अलगाव होता है, मतलब वो जो है जनरली जो है शहरों से उसका क्या होता है, अलगाव होता है। ठीक, तो ये इसमें 4 नंबर भी सही है, मतलब इसमें चारों स्टेटमेंट इसका क्या है, सही है। तो इसमें देखिए आपका राइट आंसर हो जाएगा ये सही। चलिए आगे हम लोग चलते हैं। अड़तालीस नंबर में चलते हैं। 48 नंबर कह रहा है कि भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार के विचार पर संदर्भ कीजिए, किस देश से लिए गए। देखिए मौलिक अधिकार जो संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। ठीक, जबकि आयरलैंड से नीति निर्देशक सिद्धांत लिया गया था। यूनाइटेड किंगडम से संसदीय विशेषाधिकार दिया गया, और कनाडा से जो है केंद्र के पास अवशिष्ट शक्तियां और लिया गया है। ठीक, चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं 50 नंबर पे। 49 नंबर पे कह रहा कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अस्पृश्यता को समाप्त करने की घोषणा किया गया। तो देखिए अनुच्छेद 17 में जो है अस्पृश्यता को समाप्त करने की घोषणा किया गया। 14 में अवसर की समानता है। 15 में जो है आपको विशेष मतलब धर्म, जाति, नस्ल आधार पर जो है किसी से हम अलगाव नहीं कर सकते हैं। और 22 में जो है आपका किसी को अनुच्छेद 22 जो है विशेष रूप से बंदीकरण से है। आगे हम लोग चलते हैं 50 नंबर पे करा उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या निर्धारित करने का अधिकार किसके पास। देखिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जनरली लोग जो है संसद मार देते हैं, ऐसा नहीं है। ठीक ना, उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीश की संख्या निर्धारित करने का अधिकार जो है किसके पास है, राष्ट्रपति के पास है। ठीक, अगला क्वेश्चन है 5वीं अनुसूची किस विशिष्ट समूह के लोगों के शासन और हितों की सुरक्षा संबंधित है। तो ये अनुसूची 5 और 6, मतलब अनुसूची 5 और 6 जो है अनुसूचित जनजाति से है। ठीक, आगे हम लोग चलते हैं 52 नंबर में। 52 नंबर का रहा है भारतीय सर्वोच्च न्यायालय ने किस मुकदमों में सर्वप्रथम संविधान के मूल ढांचा का सिद्धांत दिया था। तो देखिए केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य में जो है ये मूल ढांचा का सिद्धांत दिया था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 52 का बी। आगे हम लोग 53 नंबर में चल रहे हैं। इसमें करा देखिए पार्टियों की स्थापना का मिलान करना है। करा भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी, तो ये देखिए इसका स्थापना जो 1964 में ही हुआ था। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना जो है 1925 में हुआ था। बहुजन समाज पार्टी की स्थापना 1984, और ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस की स्थापना जो 1998 में हुआ था। ठीक, आगे हम लोग चलते हैं 54 नंबर में। 54 नंबर का रहा क्या है कि किस अनुच्छेद के अंतर्गत अध्यक्ष के सदन
अध्यक्ष के सदन किसी सदस्य को उसकी मातृभाषा में बोलने का इजाजत देता है, तो 120 के अनुसार देता है। ठीक। अगला क्वेश्चन 55 नंबर में चल रहे हैं। 55 नंबर में कह रहा है अनुच्छेद 360 पर विचार कीजिए। ठीक, अनुच्छेद 360 को लागू करने के परिणाम पर विचार करने के लिए कह रहा है। तो राष्ट्रपति जो है, राष्ट्रपति राज्यों को राज्य मामले के संबंध में सेवारत सभी या किसी वर्ग के कर्मचारी के वेतन भत्ते को कम करने का आदेश दे सकते हैं। सही है। राज्य विधानमंडल द्वारा पारित धन विधेयक या अन्य वित्तीय विधेयक को राष्ट्रपति के विचार आरक्षित रखने की आवश्यकता नहीं है, ये गड़बड़ है। विचार के लिए रखा जा सकता है। राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के जजों के साथ संघ मामले के संबंध में सेवारत सभी किसी या किसी वर्ग के कर्मचारी वेतन भत्ते को कम करने का आदेश दे सकता है, ये भी सही है। उसके बाद चौथा स्टेटमेंट इसका देख लेते हैं। चौथा स्टेटमेंट क्या कह रहा है? राज्य विधानमंडल द्वारा पारित होने के बाद धन विधेयक या अन्य वित्तीय विधेयक राष्ट्रपति के विचार आरक्षित रखा जाएगा, तो ये भी सही, ये सही है। ठीक, तो अब इसमें चुनना क्या है? तो सही कथन को। तो देखिए इसमें एक ही कथन जो है मेरा गलत था। जो 2 नंबर है कि राज्य विधानमंडल द्वारा पारित धन विधेयक या अन्य वित्तीय विधेयक को राष्ट्रपति के विचार से आरक्षित रखने की आवश्यकता नहीं है, ये आवश्यकता है। तो 2 नंबर गलत है, बाकी 1, 3, 4 मेरा क्या सही है। तो इसमें देखिए आंसर हो जाएगा 1, 3, 4, मतलब ए नंबर इसका आंसर सही हो जाएगा। ए नंबर इसका सही है। करा निम्नलिखित में कौन कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था? कैबिनेट मिशन देखिए 1946 में भारत में आया था, एक संवैधानिक संस्था का निर्माण करने के लिए। इसके 3 सदस्य थे, पैट्रिक लॉरेंस थे, ए बी अलेक्जेंडर थे और एक स्टेफोर्ड क्रिप्स थे। तो इसमें देखिए आपका इस आधार पर जो है जे एंड्रयू इसका सदस्य नहीं था, तो राइट आंसर हो जाएगा सी। आगे हम लोग चलते हैं 57 नंबर में करा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में मौलिक अधिकार का प्रस्ताव पारित किया गया था? तो देखिए 81 अधिवेशन 1931 में जो है मौलिक अधिकार का प्रस्ताव पारित किया गया था, और मौलिक अधिकार का जो है प्रारूप जो लिखा था JL नेहरू लिखे थे। कौन लिखे थे? JL नेहरू लिखे थे। जबकि कराची अधिवेशन का अध्यक्षता जो किए थे सरदार वल्लभ भाई पटेल किए थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल किए थे। ठीक है, आगे हम लोग चलते हैं 58 नंबर करा G20 प्रतिनिधित्व करते हैं। तो देखिए वैश्विक GDP का 85% सही है, 85% करते हैं। जबकि वैश्विक व्यापार का ये जो है वैश्विक व्यापार का यहाँ 50% दिया है, गलत है। ये लगभग जो है ये भी जो है 75 से 80% जो है व्यापार 80% व्यापार को ये भागीदारी करता है, और विश्व की लगभग 2/3 जनसंख्या इसमें इंक्लूड है, तो ये भी सही है। तो कहने का मतलब 2 नंबर स्टेटमेंट गलत है, बाकी 1 और 3 इसका सही है। तो 1 और 3 सही है, तो सारा सही आंकड़े को चुनने के लिए तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर। ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन है ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो देखिए ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट जो है आपका ये विश्व आर्थिक मंच के द्वारा जारी किया जाता है, और ये पहली बार प्रकाशन जो इसका हुआ था 2006 में हुआ था। ठीक, अगला क्वेश्चन है निम्न की कौन सी मुद्रा सबसे महंगी है? तो देखिए इसमें सबसे महंगी मुद्रा जो है पाउंड स्टर्लिंग है, इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। आगे हम लोग चलते हैं 61 नंबर में RBI के विदेशी मुद्रा भंडार FIR में निम्नलिखित में से कौन से शामिल है? तो देखिए विदेशी मुद्रा परिसंपत्ति ये शामिल होता है, सोना में गोल्ड भी शामिल होता है। उसके बाद स्पेशल ड्राइंग रेशियो मतलब विशेष आहरण अधिकार ये भी सही होता है, राइट्स। और आरक्षित किस्त ये भी, तो कहने का मतलब इसमें चारों का चारों जो इसमें शामिल होता है, तो राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर। आगे हम लोग चलते हैं 32 नंबर। तो ये देखिए क्वेश्चन जो है वो समय का था, तो इसको ट्रेडिशन बेस्ड मान के हटा देते हैं इसको। ठीक, आगे हम लोग चलते हैं 63 नंबर पे। 63 नंबर क्वेश्चन जो है पढ़ने योग्य, इसको पढ़ा जाए। करा शिशु मृत्यु दर के बारे में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। करा यह शिशु के जन्म से लेकर ठीक 1 वर्ष की आयु के बीच मृत्यु की संभावना है जो प्रति 10,000 जीवित नहीं, प्रति 10,000 नहीं, 1,000 जीवित जन्म पर इसको काउंट किया जाता है। ठीक है, तो ये इसका पहला स्टेटमेंट क्या है? गड़बड़ है। करा 1950 में शिशु मृत्यु दर 189.37 सही है। 2019 में शिशु मृत्यु दर 30 था, ये भी सही है। चौथा नंबर में करा रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया RGI के सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम के बुलेटिन के अनुसार उत्तर प्रदेश वर्ष 2019 में सबसे अधिक शिशु मृत्यु दर वाला राज्य था। ये गड़बड़ है, उत्तर प्रदेश नहीं होकर MP में सबसे ज़्यादा
शिशु मृत्यु दर था, तो इसका मतलब ये 4 भी गलत है। तो देखिए इसमें कह रहा कथन सही चुनने के लिए इसका कथन 2 और 3 सही है, तो इसमें देखिए 2 और 3 आपका सी नंबर में है, तो सी नंबर इसका सही हो जाएगा। ठीक, आगे हम लोग चलते हैं 64 नंबर में। कह रहा कि एक अवधारणा के रूप में मानव पूंजी निर्माण की बेहतर व्याख्या एक प्रक्रिया के संदर्भ में की जाती है जो सक्षम बनाती है। तो देखिए इसमें जो है किसी देश की व्यक्ति द्वारा अधिक पूंजी का संचय करना मानव पूंजी निर्माण का ये हिस्सा नहीं है। ज्ञान में वृद्धि करना है, कौशल स्तर में वृद्धि करना है और देश के, तो देखिए यहाँ पे थोड़ा सा क्या किया है, सेटर कन्फ्यूज करा दिया है। ज्ञान में वृद्धि करना है, तो देखिए चौथा नंबर में भी ज्ञान को ले लिया है। कौशल में वृद्धि करना है, तो कौशल स्तर को यहाँ ले लिया। क्षमताओं में वृद्धि करना दिया, तो कहने का मतलब 2 3 का समाधान 4 में है, इसलिए केवल जो है इसका आंसर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। केवल क्या होगा, 4। अगर इसमें देखिए 2 3 को अगर सही मानते हैं तो 2 3 4 तीनों सही है। एक्चुअल में 2 3 4 तीनों सही है, मगर 2 3 4 के लिए इसमें कोई ऑप्शन नहीं दिया है, इसलिए हमको इसमें विशेष रूप से छांटना पड़ा, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा 4 हो जाएगा, केवल 4। देखिए 65 नंबर में कह रहा है दिवाला दिवाला और शोधन और क्षमता के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 65 नंबर का क्वेश्चन है ये। करा दिवाला पे, तो दिवाला का मतलब क्या होता है? दिवाला मतलब जैसे कोई चीज अगर मान लीजिए कोई किसी से कर्ज लेता है, कर्ज अगर चुका नहीं पाता तो उसी को दिवाला कहा जाता है। तो देखिए इसमें आपको विचार करना है। करा कि पहला स्टेटमेंट, शोध और क्षमता से तात्पर्य उस वित्तीय स्थिति से जिसमें कोई व्यक्ति संस्था बकाया होने पे अपने ऋणों की भुगतान करने में असमर्थ होता है। दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है दिवाला एक कानूनी प्रक्रिया को संदर्भित करता है जहां देनदार की संपत्ति लेनदार के लाभ के लिए समाप्त या पुनर्गठित की जाती है। गड़बड़ है ये। शोधन व क्षमता एक व्यवस्था है जबकि दिवाला निष्कर्ष है, ये भी गलत है। 4 नंबर पढ़ते हैं, भारतीय दिवाला और शोधन और क्षमता बोर्ड दिवाला और शोधन और क्षमता कार्यवाही की देखरेख के लिए जिम्मेदार एक नियामक निकाय है। तो ये देखिए 4 नंबर इसका सही है, इसमें केवल 4 ही सही है, इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक्चुअल में जो है किसी व्यक्ति के लिए नहीं होता है, इसलिए ऊपर में पहला स्टेटमेंट भी इसका गड़बड़ था। ठीक, चलिए आगे हम लोग चलते हैं 66 नंबर में। 66 नंबर का ना औद्योगिक नीति संकल्प किस वर्ष अपनाया गया था? तो वर्ष 1956 में अपनाया गया था, राइट आंसर ये हो जाएगा। उसके बाद हम लोग 67, देखिए 67 जो है ये उस समय का PLI स्कीम से था, करेंट क्वेश्चन था, तो इसको अभी हम लोग जो है एग्जाम करके चलते, इसका कोई महत्व नहीं है। उसके बाद स्वामित्व योजना से भी उस समय क्वेश्चन पूछा गया था, ये भी उस समय का करेंट ही है। आगे हम लोग बढ़ते हैं 69 नंबर में। ये क्वेश्चन मुद्रास्फीति जो है ट्रेडिशनल बेस्ड क्वेश्चन है, इसको हम लोग देखते हैं। 69 नंबर में कह रहा है कि कौन सा कारक संभावित रूप से भारतीय अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति जनित मंदी के योगदान कर सकते हैं? तो देखिए सरकारी खर्च में वृद्धि के कारण उच्च मुद्रास्फीति का दबाव बनेगा, बात सही है। अगर जितना ज्यादा सरकारी खर्च होगा तो मुद्रास्फीति का दबाव उतना ज्यादा होगा। ठीक है, उसके बाद कह रहा औद्योगिक उत्पादन में गिरावट और आर्थिक विकास में सुस्ती, ये भी सही है। कुल मांग और उपभोक्ता खर्च में कमी, ये भी सही है। घरेलू मुद्रा की वृद्धि के कारण से निर्यात प्रतिस्पर्धा में कमी आ जाएगा, बात सही है। जितना अगर पैसा करेंसी अगर छापेंगे तो पैसा का वैल्यू गिर जाएगा और प्रतिस्पर्धा में क्या हो जाएगी, हम लोग की कमी आ जाएगी। तो इसका अगर आंसर राइट किया जाए तो स्टेटमेंट 1 2 3 और 4, ये चारों स्टेटमेंट सही है, तो राइट आंसर हो जाएगा इसका डी। आगे हम लोग चलते हैं 70 नंबर। 70 नंबर देखिए आर्थिक सर्वेक्षण 2023 से है, तो इसको लेटेस्ट अपडेट करके हमको लोग को पढ़ना है, इसको हम लोग छोड़ देते हैं। उसके बाद 71 नंबर में आते हैं। 71 नंबर में कह रहा है कि केंद्र सरकार के गैर योजना व्यय मतलब योजना को छोड़कर गैर योजना व्यय में निम्नलिखित में से कौन कथन सही है? तो देखिए गैर योजना व्यय में सबसे ज्यादा ब्याज का भुगतान जो है ब्याज जो किया जाता है ब्याज भुगतान पे किया जाता है। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। आगे हम लोग चलते हैं 72 नंबर में। कह रहा वैश्वीकरण और भारत पर इसके प्रभाव में निम्नलिखित में कौन कथन सही नहीं है? कह रहा इसने वस्तु और सेवा के व्यापार में विस्तार किया, सही है। वैश्वीकरण ग्लोबलाइजेशन का यही होता है। इसमें प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का प्रभाव बढ़ा, सही है। निर्यात में वृद्धि आयात में वृद्धि से अधिक हुआ, नहीं। अभी भारत में बहुत ज्यादा आयात करता है, मतलब आयात ज्यादा है निर्यात कम है, इसलिए स्टेटमेंट सी जो है इसका क्या है, गलत है। तो अब यहाँ पे हमको क्या करना है, चुनना है। तो
कौन कथन सही नहीं है ये चुनना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर। आगे हम लोग चलते हैं 73 नंबर में। 73 नंबर भी देखिए ये कोविड से संबंधित करंट क्वेश्चन है, तो इसको हम लोग एग्जाम करते हैं। ठीक, आगे हम लोग आगे बढ़ते हैं। साइंस से संबंधित क्वेश्चन है, साइंस को हम लोग देखते हैं। साइंस में करा अवतल दर्पण द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब वास्तविक, उल्टा और वस्तु आकार के बराबर। तो देखिए जब वस्तु को केंद्र पे रखा जाता है तब जो है वस्तु के आकार के बराबर उसका प्रतिबिंब बनता है। तो मतलब हो जाएगा इसका बी वक्रता केंद्र पे रखा जाएगा। ठीक, चलिए आगे क्वेश्चन है 75 नंबर में। फोटो इलेक्ट्रिक सेल एक ऐसा उपकरण है जो कि, तो फोटो इलेक्ट्रिक मतलब ये हो गया आपका मतलब सोलर सेल, समझिए सोलर सेल ही है। फोटो इलेक्ट्रिक सेल एक ऐसा उपकरण है जो कि प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ए। आगे हम लोग 76 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 76 नंबर क्वेश्चन कह रहा है अलग अलग द्रव्यमान की दो वस्तुएं चंद्रमा की सतह के पास स्वतंत्र रूप से गिरने से क्या होगा। तो देखिए जब चंद्रमा की सतह पर दो वस्तु को अगर एक साथ गिराया जाएगा तो भारहीनता की स्थिति होगी। अब भारहीनता की स्थिति में किसी भी क्षण उसका वेग का मेजरमेंट किया जाएगा तो वो एक समान होगा। ठीक, इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर। आगे हम लोग चलते हैं 77 नंबर करा कि एसी करंट कैसे उत्पन्न किया जाता है। तो एसी करंट जो है जनरेटर से उत्पन्न किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, डायनेमो से। अगला क्वेश्चन करा धारा घनत्व क्या है। तो धारा घनत्व क्या है, तो एक सदिश राशि। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, सदिश राशि। 79 में करा प्रयोगशाला में विकसित हीरे के संदर्भ में हीरे के बीज के रूप में किसका उपयोग किया जाता है। तो देखिए ये क्वेश्चन बहुत ही चकमा दिया था आदमी को, इसमें जो है ग्रेफाइट का ही यूज किया जाता है। राइट आंसर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन है बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने के लिए किसका उपयोग किया जाए, मतलब फाइबर में किसका उपयोग किया जाता है। तो देखिए कैबलर का यूज किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन बहुत ही मजेदार है। 81 नंबर देखिए बिलियन स्लैश विलायक के प्रति इकाई आयतन या प्रति इकाई द्रव्यमान में उपस्थित विलय की मात्रा को रसायन में किस रूप से जाना जाता है। तो देखिए उसको बिलियन की सांद्रता कहा जाता है, मतलब बिलियन में जितना विलय घुला हुआ रहता है उसको बिलियन की सांद्रता कहा जाता है। राइट आंसर हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन है कौन सा तरल बिजली का कुचालक है। तो देखिए नींबू का पानी ये सुचालक है, नींबू का रस ये भी सुचालक है, संतरे का रस ये भी सुचालक है। तो इसका आंसर हो जाएगा राइट आंसर डी, इनमें से कोई नहीं, मतलब सभी का सभी जो है विद्युत का सुचालक है, कुचालक कोई भी नहीं है। और इसलिए कि जितने भी इसमें दिया गया है नमकीन पानी, नींबू का रस, संतरे का रस, ये सभी में जो है आयन मिलता है और जब आयन होगा तो वह विद्युत का क्या करेगा, चालन करेगा। चलिए 83 नंबर हम लोग देखते हैं। 83 नंबर में कह रहा है मेडिकल केमिस्ट्री में दवाओं का वर्गीकरण किस आधार पर सबसे अधिक उपयोगी है। तो देखिए आणविक लक्षण के आधार पर जो है सबसे ज्यादा उपयोगी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आणविक लक्ष्य। करा निम्नलिखित में कौन प्रतिक्रिया दर को धीमा करता है। ठीक, तो कौन सा प्रतिक्रिया दर को धीमा करता है। तो देखिए उत्प्रेरक वर्धक ये बढ़ाएगा, अभिसामंगी उत्प्रेरक ये भी बढ़ाएगा, समांगी उत्प्रेरक ये भी बढ़ाएगा। तो यहाँ का धीमा करने तीन में से कोई नहीं, सबका सब बढ़ाने वाला है। ठीक, आगे हम लोग चलते हैं 85 नंबर पे। 85 नंबर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इधर अंतरिक्ष मिशन का नाम दिया और ये किसके लिए था वो नाम दिया, जिसका हम लोग मतलब मिलान करेंगे। कैसिनी ह्यूजेंस, कैसिनी ह्यूजेंस जो है शनि का वलय का खोज करने के लिए इसको जो है भेजा गया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2। जूनो, जूनो को जो है बृहस्पति ग्रह का अध्ययन के लिए भेजा गया था। तो इसका मिलान हो जाएगा 1 से। आर्टिमिस, आर्टिमिस जो है ये देखिए मानव अंतरिक्ष उड़ान चंद्रमा और मंगल ग्रह के लिए था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 4। और वेरिटास जो है शुक्र ग्रह का अध्ययन के लिए गया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ठीक। तो आप देखिए इस तरह से मिलान कीजिएगा तो आपको मिलान हो जाएगा। चलिए आगे हम लोग चलते हैं 86 नंबर पे। 86 नंबर में आपको कह रहा है सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए। सूची 1 का सूची 2 से मिलान करने के लिए कह रहा है। तो देखिए लीनेन, लीलेन जो है ये सन के पौधा से प्राप्त होता है। लीनेन जो है ये सन के पौधा से प्राप्त होता है। उसके बाद जटा कायर, जटा कायर, ये जटा कायर जो है गौंद की भाषा में जो है नारियल से प्राप्त होता है। मोहियार, मोहियार जो है ये अंगोरा बकरी से प्राप्त होता है। और डॉन जो है ये बत्तख और गीज के पंख से प्राप्त होता है। ठीक, चलिए इस तरह से मिलान हो गया। आगे हम लोग बढ़ते हैं 87 नंबर में। 87 नंबर में कह रहा है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। टेनियासिस एक आंतों का संक्रमण है। टेनियासिस आंतों का एक संक्रमण है, यहाँ तक तो सही है। टेपवर्म की 3 प्रजातियां
टेनिया सोलियम, टेनिया सगिनाटा, टेनिया एशियाटिका के कारण होता है। ये तीनों जो है कारण सही है। जब मस्तिष्क में सिस्ट विकसित हो जाता है तो इस स्थिति को न्यूरोसिस्ट कोर्सिस कहा जाता है। ये भी सही है, मतलब इसमें स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 दोनों इसका है सही। आगे हम लोग चलते हैं 88 नंबर में। कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन जीव का स्वाद नहीं है। तो देखिए मीठा जो है स्वाद है, कड़वा स्वाद, कड़वा भी स्वाद है, नमकीन भी स्वाद है, मसालेदार कोई स्वाद नहीं है, उमामी स्वाद है, खट्टा को हम लोग मतलब जज करते ही हैं, तीखा कोई स्वाद नहीं है। मतलब इसमें जो है 1, 3, 5 और 2, 6 ये जो है जीव का स्वाद का प्रकार है, लेकिन जो है 4 और 7 जो जीव के स्वाद का प्रकार नहीं है। तो इसमें आंसर हो जाएगा सी नंबर, 4 और 7। आगे हम लोग चलते हैं 89 नंबर में। 89 नंबर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 89 कह रहा है एनोरेक्सिया। एनोरेक्सिया नींद संबंधी विकार नहीं, एनोरेक्सिया जो है खाने संबंधी विकार है, ठीक नहीं। ये क्या है, फूड से संबंधित है, फूड से संबंधित है, मतलब फूड में जो है जस्टिफाई करके खाने का। उसके बाद इंसोम्निया, इंसोम्निया जो है ये देखिए नींद का विकार है, खाने का विकार नहीं है, ये स्लीपिंग डिजीज है, ठीक। और डिस्पिनिया ये सांस की तकलीफ सही है। एनोसीमिया ये गंध की आंशिक या पूर्ण हानि, मतलब सुगंध इसको पता नहीं चलता है क्या टेस्ट है। तो इसमें देखिए 3 और 4 दोनों सही है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 3 और 4, सी नंबर। आगे हम लोग चलते हैं मैनहट्टन परियोजना। तो देखिए मैनहट्टन परियोजना बहुत काफ़ी चर्चा में रहा था। ये एक प्रकार का रिसर्च था जिसने पहले परमाणु हथियार का उत्पादन किया था। तो राइट आंसर हो जाएगा ये अमेरिका में हुआ था। 19 नंबर भी देखिए ये टीका संबंधित है, ये कोविड से रिलेटेड था, इसको हटा देते हैं, इसको अभी वैसा कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। डीएनए डबल हेलिक्स मॉडल किसने दिया, वाटसन वाट एंड क्रिक दिया था, इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। उसके बाद 93 नंबर में कह रहा है कि वेक्टर के टीके प्रतिरोधक शक्ति प्रदान करने के लिए कैसे काम करते हैं। तो देखिए ये जो होता है किसी वायरस को किसी भिन्न वायरस में संशोधित संस्करण में रखकर किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर। उसके बाद 94 नंबर देखिए एब्रीविएशन, इसमें बहुत ज़्यादा आपकी बार पूछा था, 3 एब्रीविएशन पूछा गया था 69वीं बीपीएससी में, ठीक। तो देखिए इसमें करा कि mRNA का फुल फॉर्म क्या है। mRNA का फुल फॉर्म जो है मैसेंजर राइबोन्यूक्लिक एसिड होता है। आरएनए का डीएनए तो आप लोग जानते ही हैं, तो वही आरएनए जो है राइबोन्यूक्लिक एसिड है, एम का मतलब मैसेंजर होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर। अगला करा आगत तथा निर्गत तंत्रिकाएं मिलती है। तो देखिए ये केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में मिलता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। आगे 96 नंबर में कह रहा है निम्नलिखित में कौन 5G टेक्नोलॉजी को सक्षम बनाने के लिए यूज में है। तो कह रहा है इंटरनेट ऑफ थिंग्स ये है, एज कंप्यूटिंग ये भी है, नेटवर्क स्लाइसिंग ये भी है। तो कहने का मतलब जो है ये 1, 2, 3 ये तीनों जो है आपको 5G टेक्नोलॉजी संबंधित है, तो ये तीनों सही है, ठीक। आगे हम लोग चलते हैं 97 नंबर में। कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन कंप्यूटर की भाषा है। देखिए कोबरा कंप्यूटर की भाषा है, पाइथन भी कंप्यूटर का भाषा है, सिक्वल भी है और जावा भी है। ये चारों का चारों कंप्यूटर का भाषा है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। आगे हम लोग चलते हैं 98 नंबर। कह रहा है कि हाल ही में समाचारों में देखी गई जीपीटी का पूर्ण रूप क्या है। तो देखिए जेनेरेटिव प्री ट्रेंड ट्रांसफॉर्मर होता है, ठीक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर, जेनरेटिव प्री ट्रेंड ट्रांसफॉर्मर होता है, ठीक। आगे हम लोग चलते हैं 99 नंबर में। कह रहा है कि HMX का फुल फॉर्म क्या होता था। हाई मल्टी एक्सप्लोसिव जो होता है इसका फुल फॉर्म होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। चलिए अब देखिए यहाँ बिहार की इतिहास और संस्कृति, वहाँ हिस्ट्री हम लोग 27 क्वेश्चन देखे थे, फिर बिहार में देखेंगे तो देखिए हिस्ट्री का रोल आपको पता चल जाएगा कि कितना है, ठीक। तो इसमें देखिए आपको करा कि कौन सा यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल में शामिल नहीं। तो देखिए कुतुब मीनार है, लाल किला है, इंडिया गेट को अभी तक शामिल नहीं किया गया, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन 101 में कह रहा है कि भारतीय कला में स्तूप चैत और बिहार का निर्माण निम्नलिखित में किससे संबंधित है। देखिए स्तूप का निर्माण जो है बौद्ध धर्म से संबंधित है, इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। 102 में कह रहा है कि निम्नलिखित में विक्रमशिला विश्वविद्यालय के संबंध में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार कीजिए। कह रहा है यह वर्तमान में बांका जिला में है, नहीं ये भागलपुर जिला में है, बीजेपी भागलपुर जिला में है, ये गड़बड़ है।
इसकी स्थापना पाल वंश के राजा गोपाल के द्वारा किया गया था, ये भी गड़बड़ है, ये धर्मपाल के द्वारा करवाया गया था स्थापना। करा बौद्ध धर्म के बर्जियान संप्रदाय यहाँ फला फूला था, सही है। यहाँ खगोल विज्ञान, तर्कशास्त्र, कानून, व्याकरण, दर्शन जैसे अन्य विषय पढ़ाए जाते थे। हाँ, ये विषय पढ़ाए जाते थे, तो मतलब इसमें 3 और 4 आपका सही है, लेकिन आपको यहाँ चुनने के लिए करा गलत कथन, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा 1 और 2, राइट आंसर सी। आगे हम लोग चलते हैं 103 नंबर में। कह रहा है कि बिहार पहली बार ब्रिटिश शासित भारत के तहत बंगाल प्रेसिडेंसी से कब अलग हुआ था? तो देखिए 1912 में जो है बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग हुआ था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। करा बिहार का वह रसोईया जिसने वर्ष 1917 महात्मा गांधी की हत्या के प्रयास को विफल कर उनके भोजन में मिले जहर से उसकी जान बचाई थी, ये भटक मियाँ था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। आगे हम लोग चलते हैं 105 में। करा कि 1937-38 के दौरान बिहार में बाकस्त आंदोलन किसके द्वारा आयोजित किया गया था? तो ये देखिए स्वामी सहजानंद सरस्वती के द्वारा स्टार्ट किया गया था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर। अगला क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान वर्ष 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में बिहार के नेताओं का महत्वपूर्ण योगदान रहा। बिहार में कौन सा प्रमुख नेता बिहार केसरी के नाम से जाने जाते हैं? तो देखिए बिहार केसरी के नाम से जो है डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह को जाना जाता है, तो राइट आंसर हो जाएगा बी। आगे हम लोग चलते हैं 107 नंबर पे। 107 नंबर में कह रहा है, चंपारण आंदोलन के जन आंदोलन की प्रक्रिया में ब्रिटिश सरकार ने इस मुद्दे के समाधान के लिए कौन सा कदम उठाया था? महात्मा गांधी को चंपारण का राज्यपाल नियुक्त किया गया था? नहीं। क्षेत्र में सख्त कर्फ्यू लगा दिया गया और मार्शल लॉ लगाया गया था? नहीं। चंपारण समिति की स्थापना, हाँ, ये जी सलाई की है, जी सलाई की अध्यक्षता में जो है ना चंपारण कृषि समिति की क्या किया गया था? स्थापना किया गया था, यही राइट आंसर है। आगे 108 नंबर में चलते हैं। करा कि स्वर्ण रेखा नदी निम्नलिखित में किस गांव के पास निकलती है? तो ये देखिए नगड़ी गांव के पास जो ये निकलती है और ये रांची में है। अगर ऐसे पूछा जाए स्वर्ण रेखा नदी कहाँ से निकलती है, तो ये छोटा नागपुर की पहाड़ी से निकलती है, ठीक। आगे हम लोग चलते हैं। करा निम्नलिखित में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान बिहार में अवस्थित है? ठीक, तो देखिए वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान, ये ठीक है, बिहार में है। दुधवा ये यूपी में है। गजनेर वन्यजीव अभ्यारण्य ये राजस्थान में है, ये राजस्थान में है। भीमबांध अभ्यारण्य ये मुंगेर बिहार में। तो मतलब 1 और 4 जो है बिहार में, बाकी 2 जो बिहार से बाहर है, तो इसका आंसर हो जाएगा 1 और 4, मतलब 1 नंबर। आगे हम लोग चलते हैं 10 नंबर। करा गंडक नदी का दूसरा नाम क्या है? तो देखिए गंडक नदी का दूसरा नाम नारायणी है, तो इसका नाम हो जाएगा सी। बिहार के निम्नलिखित में किस जिले में सोना पाया जाता है? देखिए जमुई में सोना पाया जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। 112 में करा त्रिवेणी नहर का निर्माण किस नदी पे किया था? देखिए त्रिवेणी नहर का निर्माण जो है गंडक नदी पे किया गया था, इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। ये क्वेश्चन जो बीपीएससी आयोग के द्वारा हटा दिया गया था, इसलिए इस क्वेश्चन को पढ़ना नहीं है। अगर पढ़ना भी है तो बिहार की जनसंख्या याद कर लीजिए 10, 40, 99, 452, ये बिहार की जनसंख्या, इसको ध्यान में रख लीजिए। अब यहाँ से देखिए करेंट दिया गया था, तो करेंट क्वेश्चन जो अपडेट होने लायक रहता है उसको हम अपडेट कर देते हैं, जो अपडेट होने लायक नहीं रहता है तो उसको अपडेट नहीं करते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे 114 और 15 जो अपडेट होने लायक नहीं है, तो इसको हम लोग एग्जाम करके चलेंगे। आप देखते हैं इस बीच में अगर कुछ पढ़ने वाले क्वेश्चन मिलेंगे तो उसको हम लोग पढ़ते चलेंगे। देखिए 116 भी एग्जाम कर रहे हैं, 117 को भी एग्जाम कर रहे हैं, ये उस समय का भी करेंट ही है। हाँ 120 जो ट्रेडिशनल बेस्ड क्वेश्चन है, इसको हम लोग देख लेते हैं, ठीक। तो ये देखिए 120 नंबर में कहा जा रहा है व्हाइट हाउस। व्हाइट हाउस तो आप समझते हैं अमेरिका के राष्ट्रपति जहाँ पे रहते हैं उसे व्हाइट हाउस कहते हैं, तो व्हाइट हाउस के संबंध में है ये। तो कह रहा है व्हाइट हाउस का पता जो 1800 पेनिसिल्वेनिया एवेन्यू है, नहीं 1800 नहीं, यहाँ 1600 होना चाहिए, ठीक है। क्या होना चाहिए? 1600, ये गलत है। कह रहा संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति का आधिकारिक निवास स्थान है, ये सही है। 1 नवंबर 1800 को जॉन एडम्स इस इमारत में निवास करने वाले पहले राष्ट्रपति बने थे। तो देखिए एडम्स तो इसमें पहले व्यक्ति थे रहने वाले, ठीक है। और ये अमेरिकी के लोकतंत्र का प्रतीक है, ये भी सही। तो कहने का मतलब इसमें 2, 3 और 4 ये सही है, तो राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। आगे हम लोग चलते हैं। देखिए 121 ये भी पढ़ने लायक क्वेश्चन है। कह रहा नेट मीटरिंग क्या है? तो नेट मीटरिंग जो समाचार पत्र में आता है ये क्या है? तो देखिए एक बिलिंग तंत्र है जो सौर ऊर्जा प्रणाली मालिकों को ग्रिड में जोड़ी गई बिजली का श्रेय देता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर। चलिए 122 नंबर भी ये पढ़ने लायक है, इसको हम लोग देख लेते हैं। करा मेजेंटा, मेजेंटा किसका मिश्रण होता है? तो मेजेंटा में देखिए लाल नीला का मिश्रण होता है। उसके बाद जो है टील, टील जो है ये
नीला हरा सफेद का मिश्रण होता है। मोव मोव जो होता है नीला लाल सफेद का मिश्रण होता है। और सियान जो होता है हरा और नीला का मिश्रण होता है। आगे हम लोग चलते हैं। 123 नंबर ये भी करंट था। उस बार टाइटन को भेजा था, टाइटन फट गया था, तो ये नहीं पढ़ना है। 124 नंबर में 124 पढ़ते हैं। ये भी देखिए बहुत ही यूनिक क्वेश्चन ढूंढ के ये बीपीएससी द्वारा पूछा गया। कह रहा था बेरेट, बेरेट क्या है? तो बेरेट एक प्रकार का टोपी है। बेरेट एक प्रकार का टोपी है। उसके बाद सीटलेटोज, सीटलेटोज क्या है? तो सीटलेटोज जो है एक महिला का जो है जूता का प्रकार होता है हाई हील के साथ, वही है। उसके बाद कह रहा है एविएटर्स, एविएटर्स क्या है? एविएटर्स जो एक प्रकार का धूप चश्मा है, धूप चश्मा है। चिगनोन, चिगनोन क्या है? तो चिगनोन जो देखिए एक प्रकार का महिला का केश विन्यास है, सभी बाल को मोड़ कर पीछे एक साथ बांधने की प्रक्रिया को चिगनोन कहा जाता है। ये सब ब्रिटेन में ऑफिशियल महिलाएं बहुत यूज करती हैं। और ब्राग क्या है? तो ब्राग एक प्रकार का जो है पुरुष का जूता का नाम है। ठीक, आगे हम लोग चलते हैं। 125 भी करंट है, इसको छोड़ देना है। 126 भी करंट, इसको हटा देना है। 27 भी करंट हटा रहे हैं, इसको अपडेट करने की कोई जरूरत नहीं। 128 भी हटा दे रहे हैं, करंट है। उसके बाद 129 भी करंट है। 130 भी करंट है। 130 को आप पढ़ सकते हैं कि ये फिर कहीं पूछा जाए। अरुणाचल प्रदेश को एक भारत के अभिन्न अंग घोषित किया था, तो ये अमेरिका इसको दर्जा दिया था। यूएसए कौन दिया था? अमेरिका इसको दर्जा दिया था। ठीक, आगे हम लोग चलते हैं। 131 को हटा दे रहे हैं, 132 को भी हटा दीजिए, करंट है। 133 ये सब अपडेट होने लायक है भी नहीं, जहाँ अपडेट होने लायक रहेगा हम उसको अपडेट कर देंगे। ठीक, ये आप ध्यान में रखिए। ये हो सकता है 136 नंबर फिर कहीं घूम फिर कर क्वेश्चन आ जाए। लिस्बन घोषणा किस इकाई संरक्षण से था? इसको याद कर लीजिए, महासागर के संरक्षण से ये लिस्बन घोषणा था। उसके बाद 137 को पढ़ा जा सकता है कि बिहार सरकार ने किस वर्ष तक कार्बन उत्सर्जन कम कर बिहार राज्य को प्रदूषण मुक्त बनाने के लिए 2024 तक इसका लक्ष्य रखा था। ठीक, उसके बाद देखिए भारतीय हस्तशिल्प के संदर्भ में बिहार में सूजनी क्या है? सूजनी को हम लोग गाँव देहात में गेंडा बोलते हैं। तो ये जो है एक प्रकार की कढ़ाई का प्रयोग है। ठीक, उसके बाद 139 ये भी ट्रेडिशनल क्वेश्चन है, इसको पढ़ा जा सकता है। क्रिस्टोफर कोलंबस, इसका जन्म जो है इटली में हुआ था। क्रिस्टोफर कोलंबस का जन्म जो है इटली में हुआ था, तो इसका मिलान कर लीजिए, इटली। उसके बाद जैक्स कार्टियर का, जैक्स कार्टियर का जन्म जो है फ्रांस में हुआ था, इसको फ्रांस मिला लेते हैं। उसके बाद फ्रांसिस ड्रेक का, फ्रांसिस ड्रेक जो है ये ब्रिटेन में जन्म लिया था, यूनाइटेड किंगडम। और फ्रांडिड मैगलन, ये दुनिया का चक्कर लगाने वाला व्यक्ति ये जो है पुर्तगाल के थे। ठीक, ये ट्रेडिशनल क्वेश्चन था, तो इसको हम लोग देख लिए। 140 ये भी ट्रेडिशनल क्वेश्चन है, इसको हम लोग देख लेते हैं। कह रहा है यूएई के रियासत राज्य हैं, तो इसमें रियासत राज्य मतलब जैसे संयुक्त अरब अमीरात में तो पूछा जाता है कितने अमीरात, तो वही अमीरात के बारे में पूछा गया। तो देखिए इसमें जो है अबू धाबी 1, दुबई 2, शारजहां 3, अजमान 4, अल क्वैन 5, उजरेह राह 6 और ये रास अल खैमा। तो कुल मिला के जो आपको 7 जो है अमीरात है। ठीक, ये 7 अमीरात का नाम जो है ए नंबर में दिया, इसलिए राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर। ठीक, बाकी नीचे जो है मैथ दिया गया, मैथ का सेशन जो है अलग से वीडियो में आएगा, तो उसको आप लोग जो है देख लीजिएगा, क्योंकि 140 क्वेश्चन पढ़ने में बहुत ज़्यादा समय लग जाती है। ठीक ना, बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो बन जाता है, इसलिए मैथ को इस सेशन से हटा कर रखे हैं। तो बाकी जो है सभी क्वेश्चनों का मैं डिस्कशन करा दिया हूँ। अगर किसी प्रकार का कोई दुविधा या कोई कन्फ्लिक्ट हो तो वो हमें जो है कमेंट में करके ज़रूर बताएं। और इस सेशन को अच्छे से देखिए प्रीवियस क्वेश्चन पढ़ने के पीछे एक ही मकसद होता है, क्वेश्चन का पैटर्न जानना और क्वेश्चन का जो है पिकअप पॉइंट, मतलब कहाँ से बार बार उठाया जाता है उस चीज़ को समझना। तो इसलिए एग्ज़ाम देने से पहले जो है प्रीवियस को कम से कम, मेरे हिसाब से कम जो है 4 बार तो ज़रूर पढ़ के जाए। आपके ये जो है एग्ज़ाम में कम से कम जो है 10 से 20 क्वेश्चन आपको प्लस कर देगा। इसलिए प्रीवियस को अच्छे से देखें। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।